मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव अब बहुत निकट हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ओबीसी वोट्स का। मध्य प्रदेश में लगभग 50% ओबीसी वोट्स हैं। सारी पार्टियां, जो कांग्रेस या भाजपा, दोनों ने ओबीसीओं को रिझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 64 ओबीसी प्रत्याशी उतारे हैं तो कांग्रेस ने 59। मामला यह है कि कौन ओबीसी वोटों का सबसे बड़ा लंबारदार है, कौन ओबीसीओं के हित की बात करता है, क्या होता है, क्या घोषणाएं की जाती हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने से उनका अपमान मतलब सभी ओबीसीओं का अपमान है। राहुल गांधी इस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। उनका कहना है कि सरकार ओबीसीओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ना तो ऑफिसर ओबीसी हैं ना मंत्री ओबीसी हैं। तो ओबीसी 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 जो मूल मुद्दा है, इसलिए आज हम अपनी चौपाल लेकर आए हैं ओबीसी के बीच में। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ओबीसी का क्या हो रहा है। क्या ओबीसी सिर्फ चुनावी मुद्दा है या वाकई ओबीसी आरक्षण की, ओबीसी के लोगों को सरकार की आवश्यकता है। सरकार बनाने में आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओबीसी की है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है। देखिए, ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया, सर्वप्रथम मेरे द्वारा 2014 में भारत में इसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी। फिर जनवरी 2019 में हम लोगों ने ओबीसी महासभा का गठन किया, जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पिछड़ा वर्ग संगठन है। हम नियमित तरीके से सरकारों को ज्ञापन देते हैं। इस विषय को लेकर हमारी राहुल गांधी जी के साथ जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो संगठन की बैठक हुई 45 मिनट, और उसमें सारे विषय हमने उनके सामने रखे। फिर उन्होंने वो विषय कर्नाटक में जाके रखा। फिर इंडिया ने, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा बना है, अलायंस बना है, उन्होंने उस मुद्दे को कैप्चर किया। राहुल गांधी जी ने उस विषय को लोकसभा में उठाया तो सब ओबीसी ओबीसी चिल्लाने लगे। अब कांग्रेस की कथनी करनी में फ़र्क है। क्यों है फ़र्क? 27% के हिसाब से भी देखिए तो मध्य प्रदेश में 62 सीटें ओबीसी को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने दी हैं 59, भाजपा ने दी हैं 64। और कांग्रेस हमको अधिकार, बातें तो कर रही है, ठीक है ना। जब आप बात कर रहे हो तो हमारा अधिकार यहाँ पर जो भी दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं कोर्ट में 51% बनता है, तो हमारी 118 सीटें तो वैसे ही बनती हैं। तो 118 सीटें ओबीसी को मिलना चाहिए। ये अन्याय हुआ है, ये यहाँ पर अन्याय हुआ है। अब कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, प्राइवेट सेक्टर है, बजट है, मीडिया है। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है एसटी एससी ओबीसी का। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून अंतिम कहाँ से पास होना है? राज्यसभा से। और राज्यसभा में आपने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को नहीं रखा है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये संवैधानिक देश है, सबका देश है, सबको एक से अधिकार मिलना चाहिए। ये वैभव है, ये वैभव ने पहली बार देश में ओबीसी महागठबंधन का गठन किया है, महासभा का गठन किया है, और ये ओबीसी की मशाल लेके पूरे देश में भाग रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप सरकार से तो आरक्षण की बात करते हैं, सभी तरफ आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब आपका व्यक्तिगत मामला आता है, क्या जब आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो आप ओबीसी डॉक्टर देख के जाते हैं? आप घर बनवाते हैं तो क्या ओबीसी इंजीनियर लेके जाते हैं? क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ओबीसी ट्यूटर ढूंढते हैं? बिल्कुल नहीं। योग्यता देखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ओबीसी में योग्यता है, परंतु ऊपर तो द्रोणाचार्य बैठे हैं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ओबीसी में बहुत योग्यता है, एसटी एससी में बहुत योग्यता है। अंबेडकर जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था नहीं, एससी कम्युनिटी से थे, वो भी अनटचेबल थे, ठीक है ना। उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने संविधान रच दिया। तो जब तक योग्यता को आप आगे नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपने आप आएंगे। फिर जो ओबीसी डॉक्टर्स बैठेंगे, एससी एसटी बैठेंगे, जो अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, सब जाएंगे। पर्सनल मैटर की बात ही नहीं है, ये कहीं से भी पर्सनल इशू नहीं है, ठीक है ना। आप पर्सनल बोल के आप, मतलब चूंकि मैं ओबीसी मूवमेंट पूरे देश में चला रहा हूँ, तो पर्सनल बोल के आप हमला नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे मित्र ब्राह्मण हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो जिस हिसाब से जाति जनगणना आती है, जिस वर्ग की जो भी आ रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से बंटना चाहिए। क्योंकि हम संविधान में वर्ग में बटे हुए हैं, संविधान में हम जातियों में नहीं बटे हैं। संविधान में पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है और आपका अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित वर्ग। वैभव का ऐसा मानना है कि ये वर्ग की लड़ाई है, जाति की लड़ाई नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक पाठक। अभिषेक जी,
बताइए, ये ओबीसी का जो मुद्दा मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत ऊपर आया है एकाएक, क्या मानना है आपका? हमारा तो ये मानना है कि चुनाव के समय में ही ओबीसी और एससी एसटी और ब्राह्मण क्यों याद आते सवर्ण, ये सब फालतू बातें हैं, इसके कोई बहकावे में कोई आता नहीं है। आप तो मुद्दे की बात करिए कि आपने लाडली बहना की, क्या आपके पास इसी समय बचत है? लाडली बहना 10% से भी कम महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल रहा है और ज़्यादा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, हमारे जबलपुर में आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बेटी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गोली मारी। उस समय एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया कि वो ओबीसी है, कि वो सवर्ण है या एससी एसटी है। हम ये कहते हैं सारे मुद्दे ये फालतू हैं। मोदी जी कहते हैं कहाँ के वो है ओबीसी हो गए, वो तो फर्जी हैं, जैसे शिवराज सिंह जी, जैसे वो एक कंस एक शकुनी। मैं ये कहता हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी जो भी टिकट बंटवारा करती हैं, जो भी देखती हैं, वो अपने ज़मीनी लोगों को देख करके, वहाँ के मतदाताओं को देख करके देती हैं। आपका मानना है कि ये सिर्फ एक मुद्दा है, जी, जीतने वाले को टिकट दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी ने 69 और 59 कांग्रेस ने और 64 भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के लोगों को टिकट दिए। आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं कर रही है, इसको पूरा नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि योग्यता के आधार पे सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो कि ओबीसी का है, जैसी जिसकी जनसंख्या जिसके आधार पे है, उस टाइप से उनको योग्यता के आधार पे ही आरक्षण दिया जाए, और सभी जगह उनको नौकरी और सभी जगह पैसा रोजगार सब दिया जाए। वकील साहब, जैसा महाराष्ट्र में अभी एक आरक्षण के बाद एक आंदोलन खड़ा हो गया है और एक नई समस्या आ गई कि आरक्षण की सीमा है, उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप नए आरक्षण की मांग करते हैं जातिगत आधार पर, तो मिलेगा तो वही 50% से, है ना? तो क्या कहती है आपका नियम कानून, और उन्हीं से काट के किसी दूसरों का हक लेके किसी दूसरों को दिया जाएगा, तो क्या मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे कोई समस्या नहीं होगी? सर बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि 50% तो ओबीसी है मध्य प्रदेश में, जो आंकड़े हैं गवर्नमेंट के। तो मेरा सोचना तो ये है कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को भी बराबर मिलना चाहिए, पुरुषों को भी बराबर मिलना चाहिए, और उसमें कैटेगरी वाइज ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी को सबको बराबर मिलना चाहिए। क्योंकि एक बराबर तरीके से आप सबको देखोगे तब इस देश का कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप ऊपर नीचे ही करते रहोगे। शुरू से चलता चला आ रहा है, बीजेपी का हमेशा यही मोटिव रहता है कि भैया फूट डालो और शासन करो, राज करो। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है महिलाओं की सुरक्षा, जिस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूरी रात वो बच्ची थाने के बाहर उसकी माँ लेकर बैठी रही, प्रशासन नहीं बोला कुछ भी। जब सुबह जाकर वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके उस बच्ची को इलाज तक मिला। ये मुद्दा कोई नहीं देखेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है ये, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दलितों, आदिवासियों के साथ जो गलत हो जो कोई भी अपराध होता है वो वाकई बहुत कठिन सजा दी जानी चाहिए। मैं आपसे जो मूल मुद्दे पे बात कर रहा था, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि आरक्षण तो फिक्स है, ओबीसी को आरक्षण इसी आरक्षण से काट के किसी का हिस्सा निकाल के किसी को दिया जाएगा। तो क्या एक बार मध्य प्रदेश भी एक बार फिर आरक्षण की आग में नहीं चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। आप किसी का भी हक छीनोगे तो दूसरा तो नाराज़ होगा ही उस पर। बहुत सिंपल सी बात है। मैडम, आधी आबादी महिलाओं की है और केंद्र राज्य सब इस समय महिलाओं को रिझाने में लगे हैं। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, केंद्र सरकार की महिलाओं का आरक्षण, ये सब चल रहा है। आपके वोटों पर नज़र है सबकी। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ वोटों की राजनीति है या वास्तविकता में भी कुछ हो रहा है? वास्तविकता में तो सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि ओबीसी में, और ओबीसी में क्या पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। हम लाडली बहना पे ध्यान ना दे के कभी कभी ओबीसी वालों पे भी ध्यान दे के काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें, अगर सरकार भी अगर चाहती है कि लाडली बहना का ना चला के हम बच्चों पे ध्यान देते, बच्चों पे ऐसा ज़्यादा ध्यान दे लेते कि जो रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, ये इस पे ज़्यादा ध्यान देती, लाडली बहना पे ना चला के। और ओबीसी में तो वैसे ही सब लोग हताश हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, कि ओबीसी पे ज़्यादा ध्यान दे के, क्योंकि ओबीसी में ना किसी के पास नौकरी है,
कोई कमाई का जरिया नहीं रहता। महंगाई सर आसमान छू रही है बिल्कुल, क्योंकि किसी की थाली में क्या दिया जा रहा है, अनाज का इतना महंगा है। आज हम प्याज को लेके बात करते हैं तो प्याज भी कितनी महंगी होगी। कम से कम लोगों पे ये तो होना चाहिए कि कम से कम ओबीसी वालों पे थोड़ा ध्यान दें। आज वो ओबीसी याद आ रही है सभी लोगों को। आपका मानना है कि जो 1250 रुपये लाडली बहनाओं को दिए जा रहे हैं वो कोई आवश्यक नहीं है, उसके बदले महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। कुछ हमारे मित्र इस तरफ हैं, मैं आता हूँ। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण जी, जी इस बार आप मूल में हैं। जी। सामान्य तौर पर चुनावी मुद्दों में ओबीसी मूल पे नहीं होता, केंद्र पे नहीं होता। इस बार आप केंद्र में हैं। अभी आपका जो ये विषय चल रहा है इसमें दो विषय सम्मिलित हैं, एक तो राजनीतिक चुनावी मुद्दा है और दूसरा ओबीसी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यदि इस देश में जितने भी जटिल मुद्दे हैं वो कोई पार्टी, यदि कोई नेता ठीक कर सकते हैं तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए, इन्हें 54 साल कांग्रेस पार्टी ने और अन्य लोगों ने 65 साल राज किया है, तो ये सारे मुद्दे उस समय क्यों नहीं उठाए गए? ओबीसी के हैं, एसटीएस के हैं। देश को तोड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनको छुपाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। जो इस देश में जो प्रत्येक व्यक्ति की मूल समस्या है उसको छुपाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। फिलहाल केंद्र के चुनाव नहीं हो रहे जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव है, आप क्या चाहते हैं ओबीसी के लिए? मध्य प्रदेश से सरकार किसी की भी बनी, ओबीसी एसटीएस का ये जो मुद्दा है वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे संख्या के हिसाब से इस देश में एक नीति बनना चाहिए और वो नीति सिर्फ श्री मोदी जी ने बनाई है और उसको मोदी जी ने ही लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका जो मुद्दा रहता है ना वो सिर्फ राजनीति के लिए रहता है। बताइए, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं जी, क्या चाहते हैं आप? अगली सरकार किसी की भी बने, सरकार क्या चाहते हैं? सरकार सर किसी की भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, ठाकुर भी मतलब गरीब हो सकता है। किससे? धन से। उसकी शिक्षा के लिए आरक्षण देना चाहिए, ना कि उसको किसी पद पाने के लिए। इस प्रकार से कोई काम नहीं होना चाहिए। जो उसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, एक ब्राह्मण, जैन, कोई भी हो सकता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, उसको आरक्षण क्यों नहीं देते? और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो जब हम किसी समाज में रहते हैं तो एक विशेष वर्ग को पता होना चाहिए कि उसकी जनसंख्या कितनी है। इसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आरक्षण जो है, जैसे कि साहब काफ़ी लोगों ने बोला कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तो वो बात सही है, लेकिन उसको इक्वल क्यों नहीं करते? ये सत्ता की राजनीति चल रही है बहुत सालों से, आगे भी चलती रहेगी। जी सर, आप क्या चाहते हैं? कोई भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनमें जो ओबीसी है उसका अधिकार कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा होता है। कांग्रेस से चुन के जाओगे आप ओबीसी वाले तो कांग्रेस के हिसाब से आप चलेंगे, बीजेपी से चुन के जाओगे तो बीजेपी के हिसाब से बात रखेंगे। जैसे कि जनता दल और समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया ओबीसी के, तो वो ओबीसी का पक्ष रखते हैं। जैसे कि महिला आरक्षण की बात आई 33%, तो उसमें उन लोग अपनी बात रख रहे हैं, लालू यादव हों या